हेलो स्टूडेंट, आज हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं सर्वाइकल कैंसर का। प्रीवियस क्लास के अंदर हम फर्स्ट सर्वाइकल कैंसर के पार्ट के अंदर जैसे इंट्रोडक्शन और रिस्क फैक्टर की से रिलेटेड बात की थी, और अब हम सेकंड पार्ट के अंदर बात करने जा रहे हैं सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कुछ असेसमेंट करते हैं कि जब कैंसर होता है तो क्या क्या चेंजेज आते हैं, उन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखो, जब भी सर्वाइकल कैंसर होता है तो देखो मोस्ट कॉमन फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। वो क्या मिलेगा स्टूडेंट? पेनलेस वेजाइनल पोस्ट मेंस्ट्रुअल एंड पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग, यानी कि ब्लीडिंग होती है बट वहाँ पे कोई पेन नहीं होता है। पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, और वो वेजाइनल ब्लीडिंग कब होती है? पोस्ट मेंस्ट्रुअल, यानी कि जो साइकिल है वो कंप्लीट हो गई है, यानी कि मेंस्ट्रुअल की जो ब्लीडिंग साइकिल कंप्लीट हो गई उसके बाद में भी कई बार क्या हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है। तो इंटरमीडिएट पोस्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल की कंप्लीट होने के बाद में ब्लीडिंग होती है, फिर पोस्ट कोइटस ब्लीडिंग, ठीक है, इंटरकोर्स करने के बाद में ब्लीडिंग होने लग जाती है कई बार। तो वो किसको इंडिकेट करती है? वो अबनॉर्मल कंडीशन को इंडिकेट करेगी, वो सर्वाइकल कैंसर को इंडिकेट करेगी। स्टूडेंट क्लियर है? ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं कि फाउल स्मेलिंग और सीरोसेंगुनियस वेजाइनल डिस्चार्ज आएंगे, यानी वेजाइना से जो डिस्चार्ज आते हैं वो एक तरह से बहुत फाउल होते हैं, बहुत बदबूदार होते हैं, और वो जो डिस्चार्ज होते हैं वो सीरोसेंगुनियस टाइप के होते हैं। जी है, सीरोसेंगुनियस टाइप के होंगे और फाउल स्मेलिंग अराइज करेंगे, इस प्रकार के डिस्चार्ज होंगे। पेल्विस और लोअर लेग और ग्रोइन में पेन होगा, लेकिन ये जो पेल्विस ग्रोइन में पेन होगा ये लास्ट में देखने को मिलेगा, जब सराउंडिंग की नर्व कंप्रेस होने लग जाएंगी, जब पेन होगा। स्टार्टिंग की फेज में पेन नहीं होता है स्टूडेंट कैंसर की ट्यूमर में। नेक्स्ट वन है एनल और जेनाइटल रोड्स बनते हैं, कि एनल एरिया और जेनाइटल एरिया पे जो लीजन बन जाते हैं वो लीजन हील नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन है जो हम कैंसर में पढ़ते हैं क्वेश्चन, उसमें जो शोर बन गए, जो रोड्स बन गए वो चेंज नहीं होंगे। ये कहाँ पे मिलेंगे आपको? एनल और जेनाइटल रोड्स देखने को मिलेंगे स्टूडेंट। एनोरेक्सिया रहेगा और वेट लॉस होगा। पर्सन्स के जब फिजिकल चेंजेज आते हैं बॉडी के अंदर, और फिजिकल चेंजेज से जब अबनॉर्मल कंडीशन आती है तो उससे आपको एनोरेक्सिया रहेगा, भूख नहीं लगेगी, और धीरे धीरे भूख नहीं लगेगी तो वजन कम हो जाएगा। लीकेज ऑफ फीसस और यूरिन फ्रॉम द वेजाइना। कई बार क्या होता है कि केविटी का कनेक्शन हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फिस्टुला। क्या बोलते हैं? फिस्टुला का मतलब क्या होता है कि अबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू केविटी, दो केविटी के बीच में अबनॉर्मल कनेक्शन को क्या बोलते हैं? फिस्टुला। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सर्विक्स में ट्यूमर बनने से परफोरेशन होने के कारण अब की बार कनेक्शन हो गया है रेक्टम के साथ, ब्लैडर के साथ कनेक्शन हो गया है। तो अब की बार वेजाइना से क्या देखने को मिलेंगे आपको? स्टूल और फिशस है वो लीक होते हुए दिखाई देंगे। क्लियर है? इसके अलावा डिसयूरिया होगा, क्योंकि ट्यूमर बन गई है, सराउंडिंग ऑर्गन को कंप्रेस करेगी, यूरिथ्रा को कंप्रेस कर देगी, प्रॉपर रूप से यूरिन पास आउट नहीं होगा, तो पेनफुल ये यूरिनेशन होगा, हेमेच्यूरिया होगा। यूरिन के साथ ब्लड देखने को मिलेगा, तो ब्लड विथ यूरिन के साथ ब्लड देखने को मिलेगा, हेमेच्यूरिया। ये भी इंडिकेट करता है कि कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर को इंडिकेट करता है। तो ये सब सारी कंडीशन है वो सर्वाइकल कैंसर में देखने को मिलती है। ठीक है, वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, पेनलेस होगी, आफ्टर कोइटस मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होने के बाद में देखने को मिलेगी ब्लीडिंग, तो ये कंडीशन इंडिकेट करेगी। इसके अलावा पर्सन्स में रोड्स मिलेंगे, वो हील नहीं होंगे, ठीक है, लीजन वगैरह हील नहीं होंगे। पेल्विक्स में जब लास्ट स्टेज आती है उसमें पेन होने लग जाता है, पेल्विक लोअर लेग्स के अंदर फाउल स्मेलिंग आती है। ये सारे असेसमेंट किसके होते हैं स्टूडेंट? सर्वाइकल कैंसर के। क्लियर है? तो ये कुछ असेसमेंट होते हैं जिनसे हम चेक कर लेते हैं कि पर्सन्स के क्या हो गया, सर्वाइकल कैंसर हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये कंडीशन को डायग्नोस कैसे करेंगे। तो पहला है हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री के अंदर प्रीवियस डाटा कलेक्ट करते हैं कि पेरेंट्स के
पहले कोई फैमिली मेंबर में किसी प्रकार का सर्वाइकल से रिलेटेड कैंसर था नहीं, तो उसमें प्रीवियस हिस्ट्री चेक करते हैं पेशेंट की, कई सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड कुछ कंडीशन डेवलप हुई थी या नहीं थी, उससे रिलेटेड। फिजिकल एग्जामिनेशन में चेक करते हैं कि बॉडी के एग्जामिनेशन प्रॉपर हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें आपको कुछ अबनॉर्मल कंडीशन देखने को मिलेगी, जैसे वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी जो नॉर्मली नहीं होती है। इसके अलावा जब एग्जामिनेशन करेंगे पेल्विक एरिया को, पेरिनियल एरिया को, तो वहाँ पर रोड्स देखने को मिलेंगे, हाँ रोड्स देखने को मिलेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चल जाएगा। इसके अलावा कोल्पोस्कोपी के अंदर सर्विक्स का हम विजुअलाइजेशन करते हैं, सर्विक्स का एग्जामिनेशन करते हैं, और सर्विक्स के एग्जामिनेशन में आपको प्रोलिफरेटिव सेल देखने को मिलेगी, अबनॉर्मल कैंसर की सेल, और मोस्ट कॉमन स्क्वैमस सेल में होगा। स्क्वैमस सेल है उसमें ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा नेक्स्ट वन है पेप स्मीयर टेस्ट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट पेप स्मीयर टेस्ट के बारे में। पेप स्मीयर टेस्ट एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिससे पता लगता है कि जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस था वो प्रेजेंट या उसका इन्फेक्शन प्रेजेंट है या नहीं, उससे का पता लगाने के लिए हम पेप स्मीयर टेस्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो एक स्पेशल ट्यूब होती है जिसको सर्विक्स से सिक्रेशन को हम लेते हैं और चेक करते हैं, तो उस सिक्रेशन में पता चल जाएगा कि इन्फेक्टिव एजेंट प्रेजेंट है या नहीं है। इसके अलावा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस डीएनए टेस्ट, ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस डीएनए टेस्ट है। इस टेस्ट से पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी में ये वायरस है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी, तो वो एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो ये क्या इंडिकेट करवा रही है आपको, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस डीएनए टेस्ट। ये दोनों टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं स्टूडेंट। कौन से टेस्ट होते हैं? ये स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, याद रखना। ये कौन से टेस्ट हैं? आपके स्क्रीनिंग टेस्ट है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्क्रीनिंग टेस्ट है, पेप स्मीयर टेस्ट होता है और एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस डीएनए टेस्ट होता है। इसके अलावा कंफर्मेटरी टेस्ट का नाम बताओ। बायोप्सी होता है। कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है? कंफर्मेटरी टेस्ट बायोप्सी। कंफर्मेटरी टेस्ट है सर्वाइकल कैंसर का, वो बायोप्सी है। सीबीसी करते हैं हम, कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर WBC का लेवल बढ़ा रहता है तो ये इंडिकेट करता है कि सर्वाइकल कैंसर है। इसके अलावा एक्सरे से ट्यूमर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एक्सरे से भी ट्यूमर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये सारे कंडीशन को डायग्नोसिस करने के टेस्ट हैं, जिसमें हम पहले फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, कोलोस्कोपी, पेप स्मीयर, HPV डीएनए टेस्ट, बायोप्सी, CBC और एक्सरे करते हैं। क्लियर है? इससे कंडीशन को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कंडीशन को जैसे ही आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके बाद में जो पेप स्मीयर है उसके बारे में दो बातें और करेंगे कि पेप स्मीयर है उसको पेपिनिकोलस टेस्ट भी बोलते हैं, पेपिनिकोलस टेस्ट भी बोला जाता है। ये सर्वाइकल कैंसर के लिए करते हैं, हमने देख लिया। पेप टेस्ट कैन यूजुअली परफॉर्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यदि किसी मदर को प्रेगनेंसी के दौरान ये इन्फेक्शन हुआ है तो उसका स्क्रीनिंग कब करेंगे? 24 वीक ऑफ गेस्टेशन, एटलीस्ट 24 वीक ऑफ गेस्टेशन पे पेप टेस्ट किया जाता है। ठीक है, पेप टेस्ट किया जाता है। और ऐसे कौन सी एज में करते हैं? 21 से 65 ईयर। यानी कि ये सर्वाइकल कैंसर सबसे ज़्यादा कौन सी एज में होता है? तो हम क्वेश्चन पूछे तो इस प्रकार से बता सकते हैं कि 21 से 65 साल की एज में सबसे ज़्यादा कैंसर होता है। यदि प्रेगनेंसी में टेस्ट करना है तो कब करेंगे? तो ये है 24 वीक ऑफ गेस्टेशन। 24 वीक पे क्या करेंगे हम? ये टेस्ट करेंगे, पेप स्मीयर वाले टेस्ट करते हैं, और नॉर्मल पर्सन्स में 21 से 65 साल की एज में करते हैं। तो ये पेप स्मीयर के बारे में जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उनसे हम सीधा यहाँ पे कुछ बताया है जो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, सीधे क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। इसके बाद में हम बात करेंगे मैनेजमेंट की। स्टूडेंट, कंडीशन का पता लग गया सर्वाइकल कैंसर है, मैनेज कैसे करोगे? तो मैनेजमेंट में देखो हम क्या करते हैं, जब भी पर्सन्स का सर्वाइकल कैंसर का मैनेजमेंट करना होता है तो सबसे पहले कीमोथेरेपी यूज करवाते हैं, उसके बाद में रेडिएशन थेरेपी यूज करवाते हैं। यदि इनसे ट्रीट नहीं होता तो उसके बाद में क्या यूज करवाते हैं? सर्जरी यूज करवाते हैं, है ना। इस प्रकार से सीक्वेंस होता है, पहले कीमो देंगे, उसके बाद में रेडिएशन करवाएंगे और उसके बाद में सर्जरी करवाएंगे। तीनों एक साथ भी करवा सकते हैं, तो सबसे पहले क्या यूज करवा रहे हैं? कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी है एक नियोप्लास्टिक मेडिकेशन होती है जो न्यू कैंसर सेल बनी है उनको डैमेज करने के लिए, उनके जो रिप्लिकेशन हो रहा है उसको इंटरप्ट करने की ड्रग्स होती हैं जिनको कीमोथेरेपी बोलते हैं। हमेशा कीमोथेरेपी कौन से रूट से सेव होती है? IV रूट से सेव होती है।
यानी ओरल दे सकते हैं, लेकिन ओरल से भी ज़्यादा सेफ ड्रग कौन रूट से मानी जाती है? आईवी रूट से मानी जाती है। कीमोथेरेपी को कौन से रूट से देते हैं? आईवी रूट से देते हैं। सेफ और इफेक्टिव रूट होता है, सेफ और इफेक्टिव रूट होता है, ठीक है। इसके अलावा सेल साइकिल फेज, पहले ड्रग्स इसमें जैसे यूज करवाते हैं, सेल साइकिल फेज जो नॉन स्पेसिफिक होती है। स्टूडेंट, नॉन स्पेसिफिक की बात करें तो यहाँ से थोड़ा देखना पड़ेगा कि जैसे किसी पर्सन्स के एक साइकिल है जिसके अंदर कुछ फेज होती है जिसको G0 फेज बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे G1 फेज होती है, इसके अलावा S फेज होती है, इसके अलावा G2 फेज होती है और एक M फेज होती है, ठीक है। इतनी फेज होती हैं। तो नॉन स्पेसिफिक सेल साइकिल फेज का मतलब ऐसी ड्रग जो किसी भी फेज पे काम करती है, वो स्पेसिफिक नहीं है, वो नॉन स्पेसिफिक है। वो आप ड्रग दोगे वो कहीं पे भी काम कर सकती है और कैंसर सेल को रोक सकती है। तो नॉन स्पेसिफिक में कोई स्पेशल नहीं है। तो इस प्रकार से जो ड्रग देंगे वो सारी सेल्स पे काम करेंगे। जैसे साइक्लोस्पोरिन ड्रग्स यूज होती है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। जो स्पेसिफिक ड्रग्स होती हैं, जैसे हम यूज करवाएं, जैसे एंटी मेटाबोलाइटिक ड्रग्स है। ये क्या है? ये है एस फेज पे काम करती है। कौन सी फेज पे काम करती है स्टूडेंट? एस फेज पे काम करती है। और एस फेज के जो सिंथेटिक होता है उसको ब्लॉक कर देता है। सिंथेसिस फेज को ब्लॉक करने का काम करने वाली ड्रग्स होती है एंटी मेटाबोलाइटिक ड्रग्स। और एक ड्रग्स होती हैं जो माइटोटिक सेल डिवीजन को ब्लॉक करती है। ये साइकिल आपको समझ में आएगी तो ड्रग्स बहुत इजी तरीके से समझ में आएगी। जो G0 फेज होती है उसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं, इसमें कुछ नहीं होता है, रेस्टिंग फेज बोलते हैं। G1 को बोलते हैं कि प्री सिंथेटिक फेज होती है, जो रेडी रहती है सिंथेटिक के लिए रेडी होती है। एस फेज को हम सिंथेटिक फेज बोलते हैं। एम्स में पूछा गया है कि एस फेज कौन सी होती है? सिंथेटिक फेज। डीएनए का सिंथेसिस करने वाली फेज कौन सी होती है? एस वाली। G2 फेज होती है, दिस इज अ प्री माइटोटिक या सेल डिवीजन फेज होती है। प्री सेल डिवीजन फेज होती है और ये होती है माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। इस प्रकार से ये सेल की फेज है, सेल साइकिल है। तो यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक में हम किसी भी फेज पे काम करने वाली ड्रग्स होती हैं, जबकि एंटी मेटाबोलाइट्स सिंथेटिक फेज पे काम करती है। माइटोटिक सेल डिवीजन को ब्लॉक करने वाली ड्रग्स एम फेज पे काम करती हैं, उनको ब्लॉक करती हैं, जिसको माइटोटिक सेल ब्लॉक एजेंट होते हैं। जैसे इसका हम एग्जांपल पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। विनक्रेस्टिन वगैरह, वेना के प्लांट्स आते हैं जो इनको ब्लॉक करते हैं। तो इसी से रिलेटेड हम देखो आगे बात करने वाले हैं कि सेल साइकिल फेज जो नॉन स्पेसिफिक है, दिस द एल्केलाइटिंग एजेंट आते हैं। इसमें कौन से आते हैं? एल्केलाइटिंग एजेंट आते हैं जो डीएनए के हेलिक्स को ब्लॉक करते हैं, इनको ब्रेक करते, इंटरप्ट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल है साइक्लोफोस्फामाइड। ये किसी भी फेज पे काम कर सकती हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं होता है। इनको ओरली दे सकते हो आप, लेकिन ओरली दोगे तो हम खाली पेट देते हैं, एडमिशन विदाउट फूड। ये ड्रग्स साइक्लोफोस्फामाइड ड्रग्स है, ओरली देते हैं। और यदि ओरली देना है तो खाली पेट देंगे, किसी खाने के साथ इसको नहीं देंगे, क्योंकि खाने के साथ इंटरप्ट करती है और इसका एक्शन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सेकंड वाली फेज कौन सी है? सेकंड सेल मेडिसिन है वो सेल स्पेसिफिक। सेल साइकिल फेज है, बट ये स्पेसिफिक वाली है। स्पेसिफिक में हमने पढ़ा था पहली कौन सी ड्रग्स? एंटी मेटाबोलिक ड्रग्स है, जो कौन सी फेज पे काम करती है? अभी हमने डायग्राम में पढ़ा था, एस फेज पे काम करती है। और जो एस फेज पे काम करती है तो किसको? सिंथेसिस, डीएनए के सिंथेसिस को ब्लॉक करती है। एग्जाम्पल क्या होता है स्टूडेंट? मैथोट्रेक्सेट एक एंटी मेटाबोलाइटिक ड्रग्स होती है, इसको फोलेट एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं। जो फोलिक एसिड है उसके एंटागोनिस्ट भी माना जाता है किसको? मैथोट्रेक्सेट को। ये सिंथेसिस को रोकती है, इसको ड्रग ऑफ चॉइस भी बोलते हैं स्टूडेंट। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की ड्रग ऑफ चॉइस भी क्या होती है? यस, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की ड्रग ऑफ चॉइस भी क्या होती है?
मेथोट्रेक्सेट होती है। ठीक है, तो ये ड्रग्स होती है एंटी मेटाबॉलिक ड्रग्स, एस फेज पे काम करने वाली ड्रग्स। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखो इसी से रिलेटेड आगे बात करते हैं, इसी से रिलेटेड हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट वन जो ड्रग्स आती है वो माइटोटिक्स इनहिबिटर ड्रग्स है। माइटोटिक इनहिबिटर ड्रग्स है जो कौन सी फेज को प्रोवाइड करती है? एम फेज को। माइटोटिक से पता चल रहा है कि कौन सी फेज है? एम फेज है। और उसका एग्जांपल क्या है? विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन। विनब्लास्टिन विनक्रिस्टिन ड्रग्स होती है। ये ड्रग्स कौन सी होती है? माइटोटिक्स इनहिबिटर्स होती है। साइकिल हमने पढ़ लिया, ड्रग्स इजीली क्लियर हो जाएंगी, इजीली क्लियर हो जाएंगी। और लास्ट में है ट्यूमर सेल एंटीबायोटिक्स। ट्यूमर सेल, जो ट्यूमर की सेल बन गई उसके इन्फेक्शन को रोकने की सेल्स एंटीबायोटिक होती है, जिनको ट्यूमर सेल एंटीबायोटिक बोलते हैं। दिस द इंटरप्ट डीएनए और आरएनए का सिंथेसिस। डीएनए आरएनए के सिंथेसिस को इंटरप्ट करती हैं ये एंटीबायोटिक्स। और इनके एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट ब्लियोमाइसिन और डॉक्सोरुबिसिन। डॉक्सोरुबिसिन है वो ब्रेस्ट कैंसर में भी देते हैं। बॉडी के कई कैंसर होते हैं जिनमें हम ये ड्रग्स यूज करवाते हैं। तो ये ड्रग्स करती है कार्डियोटॉक्सिसिटी। ज़्यादा यूज करवाने से इस ड्रग्स का कॉम्प्लिकेशन साइड इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट? कार्डियोटॉक्सिसिटी। ब्लियोमाइसिन का ज़्यादा यूज करवाने से पल्मोनरी टॉक्सिसिटी होती है। पल्मोनरी टॉक्सिसिटी होती है, पल्मोनरी की टॉक्सिसिटी होती है। तो ये कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो हम यूज करवाते हैं। कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी सिंपल सीएचओ में पूछ सकते हैं कि कैंसर में कौन सी एंटीबायोटिक यूज करवाते हैं? तो मोस्टली ब्लियोमाइसिन और डॉक्सिरुबिसिन। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये एंटीबायोटिक के बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा रेडिएशन थेरेपी यूज करवाते हैं। रेडिएशन थेरेपी है, इसके अंदर हाई एनर्जी की गामा रे यूज करवाई जाती है। हाई रेडिएशन की गामा रे यूज करवाते हैं। और गामा रे में कौन सा होता है? जिसके अंदर बोलते हैं सीजियम, ठीक है, और रेडियम। सीजियम, रेडियम 135 ये कुछ रे होती हैं जिनको हम यूज करवाई जाती हैं। अच्छा, जो रेडिएशन थेरेपी होती है ये दो टाइप से होती है। एक तो एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी यूज करवाते हैं जिसको टेलीथेरेपी बोलते हैं स्टूडेंट। कौन सी थेरेपी बोलते हैं? टेलीथेरेपी। एक इंटरनल रेडिएशन थेरेपी होती है जिसको कौन सी थेरेपी बोलते हैं? ब्रेकी थेरेपी। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेकी थेरेपी बोला जाता है, जो इंटरनली यूज करवाते हैं। एक्सटर्नली यूज करवाते हैं टेलीथेरेपी, इसमें बाहर से एनर्जी के सोर्सेज यूज करवाते हैं, है ना? बॉडी के बाहर से एनर्जी के सोर्सेज यूज करवाते हैं और ट्यूमर को डैमेज करवाते हैं। इंटरनली हम दो टाइप से यूज करवाते हैं। इंटरनली एक तो होता है सील्ड वाले, एक तो होते हैं सील्ड वाले और एक होते हैं अनसील्ड वाले। दो सोर्सेज होते हैं जो इंटरनली यूज करवाते हैं, एक सील्ड वाले और एक अनसील्ड वाले। सील्ड वाले होते हैं ये कंटेनर में पैक होते हैं, ये कंटेनर में पैक होते हैं। और अनसील्ड वाले होते हैं वो हम ओरली या आईवी देते हैं। ठीक है, ओरली या आईवी देते हैं। तो वो अनसील्ड होते हैं, वो सील्ड नहीं होते हैं। सील्ड वाले कंटेनर में पैक होते हैं। ये कभी भी एक्सक्रेटा में नहीं मिलते हैं, ये एक्सक्रेटा में नहीं मिलते हैं। मतलब स्टूल के अंदर सील्ड वाले जो रेडिएशन यूज करवाते हैं वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सील्ड में रहते हैं और पर्टिकुलर एरिया पे एक्सपोज होते हैं। अनसील्ड वाले ओरली और आईवी देते हैं तो ये एक्सक्रेटा में हमारी बॉडी के फ्लूइड में पाए जाते हैं, स्टूडेंट। तो रेडिएशन से भी हम क्या करते हैं? ट्यूमर को किल करते हैं। ठीक है, हाई एनर्जी सोर्सेज यूज करवा के उसको किल करते हैं। नर्सिंग केयर के बारे में हमने कल पढ़ा था कि प्रेग्नेंट लेडी और 16 साल से छोटे बच्चों को उस रूम में नहीं जाने देना है जहां पे पेशेंट रेडिएशन ले रहा है। ठीक है, इसके अलावा जिस रेडिएशन साइड है उसके ऊपर लोशन पाउडर वगैरह नहीं लगाते हैं। ये हमने सारी बातें कल पढ़ ली थी। आगे हम देखो तीसरा मैनेजमेंट पढ़ने जा रहे हैं और तीसरा मैनेजमेंट है सर्जरी। ठीक है, मैनेजमेंट है, उससे पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं कुछ मैनेजमेंट से कि पर्सन्स के कौन से CIN फेस्ट वाली स्टेज थी। ठीक है, माइल्ड डिस्प्लेसिया था। CIN फेस्ट का फुल फॉर्म क्या था? दिस इज द सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियम
सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियम नियोप्लेसिया, ठीक है। सर्वाइकल एपिथेलियम इंट्रा एपिथेलियम नियोप्लेसिया ये एक फर्स्ट स्टेज है जिसको माइल्ड डिस्प्लेसिया बोलते हैं। इसके अंदर पेप स्मीयर और HPV DNA टेस्ट ईयरली करते हैं, यानी किसी पर्सन के एक बार ये इन्फेक्शन हो गया है, तो हर साल एक पेप स्मीयर का और एक HPV DNA का क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। यदि ये टेस्ट करने के बाद में नॉर्मली सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेसिया जो टाइप फर्स्ट है, ये रिप्रेस हो जाए यदि 2 साल में रिप्रेस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन होने के 10 से 15 साल के बाद में कार्सिनोमा की कंडीशन आएगी। तो यहाँ पे यदि 2 साल के बाद में इन्फेक्टिव एजेंट यदि रिप्रेस हो जाए तो कोई ट्रीट नहीं करना है। बट यदि CIN फर्स्ट ये जो सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेसिया की जो फर्स्ट स्टेज है, इसके अंदर यदि ये कंडीशन 2 साल से ज़्यादा रह जाए तो अब्लेटिव मेथड यूज करवाते हैं। ये अब्लेशन होता है, इसका मतलब यहाँ से इसको इराडिकेट किया जाएगा, इस कंडीशन को इराडिकेट किया जाएगा। तो इराडिकेट करने के लिए क्या क्या मेथड यूज करवाते हैं, तो पहला है यहाँ पे क्रायो सर्जरी के अंदर उस पार्ट को इतना ज़्यादा ठंडा करके और उसको नेक्रोटाइज किया जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो कूल करने के लिए कौन सी गैस यूज करवाते हैं, तो ये गैस का नाम भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। क्रायो सर्जरी के अंदर CO2 गैस होता है और इसके द्वारा लिक्विड नाइट्रोजन होता है। ये लिक्विड नाइट्रोजन, इसका टेम्परेचर होगा -90 डिग्री तक रखा जाता है, 90 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। तो इतना ठंडा कूल करके टिश्यू को डेड किया जाता है, उसको नेक्रोटाइज किया जाता है। तो क्रायो सर्जरी, इसके अलावा लेजर सर्जरी। तो लेजर सर्जरी के अंदर डिजनरेशन ऑफ सेल का क्या किया जाता है, डिजनरेट किया जाता है। लेजर एक्सेसिव एनर्जी वाली लाइट होती है, उनको एक्सपोज करवाते हैं उस पार्ट को, और उस पार्ट पे एक्सपोज करवा के जो ट्यूमर वाली सेल है उस सेल का डिजनरेशन किया जाता है, उसको डिजनरेट किए जाएंगे। और यहाँ पे जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है उसको वेपोराइज किया जाता है, वेपोराइजेशन होता है, वेपोराइजेशन किया जाता है फ्लूइड का, और पार्ट को ड्राई कर दिया जाता है। पार्ट ड्राई हो जाएगा तो वहाँ पे ट्यूमर या फिर एक्सेसिव ग्रोथ होना वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब्लेशन मेथड यूज करवाते हैं, क्रायो सर्जरी और लेजर सर्जरी। इसके अलावा यदि कंडीशन CIN फर्स्ट से सेकंड और थर्ड में चली जाए, यानी माइल्ड से कंडीशन किस में चली गई, ये जो CIN सेकंड है ये होती है मॉडरेट, और ये होती है सीवियर, ठीक है। क्या होता है सीवियर डिस्प्लेसिया, इसमें सीवियर डिस्प्लेसिया होता है, इसमें मॉडरेट डिस्प्लेसिया होता है, ठीक है। कंडीशन CIN फर्स्ट जिसका हमने एक्सप्लेनेशन दिया था पहले, और CIN थर्ड, इन दोनों के अंदर सेल है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो अब की बार क्या करेंगे, लार्ज लूप एक्सिजन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग जोन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जैसे ये आपका यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस है, और यूट्रस के एंड में सर्विक्स देखने को मिलेगा, सर्विक्स के बाद में वेजाइना है। इस सर्विक्स पार्ट के अंदर अपर वाली सेल्स के बारे में पढ़ा था। ये कौन सी सेल थी जिसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि ट्यूमर बन रही है, तो एडिनोकार्सिनोमा वाली, एडिनोकार्सिनोमा। इसके अलावा लोअर वार्ड में स्क्वैमस सेल की ट्यूमर जिसको स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के पास में एक जोन होता है, जिसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मिंग जोन। ये ट्रांसफॉर्मिंग जोन क्या करता है, इस ट्यूमर को मेटास्टाइज करने में सहायक होती है, यानी मेटास्टेसिस करने में सहायक होता है ट्रांसफॉर्मिंग जोन। तो एक सर्विक्स में ट्यूमर बनी है, ये ट्यूमर यूट्रस में भी जा सकती है, ये वेजाइना में भी जा सकती है, इसका मेटास्टेसिस करने वाला जोन होता है जिसको ट्रांसफॉर्मिंग जोन बोलते हैं। अब क्या किया हमने यहाँ पे, लार्ज लूप एक्सिजन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग जोन, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मिंग जोन था उस जोन को हमने रिमूव कर दिया। ये जोन रिमूव हो जाएगा तो जो CIN फर्स्ट यानी कि जो मॉडरेट और सीवियर डिस्प्लेसिया हुआ था, वो डिस्प्लेसिया
पर्टिकुलर ऑर्गन में हुआ था, वो स्प्रेड नहीं हुआ था, उसका मेटास्टेसिस नहीं हुआ था, तो वहां से उसको हमने रिमूव कर दिया। अब इस ट्रांसफॉर्मिंग जोन को रिमूव कर दिया तो क्या होगा, मेटास्टेसिस नहीं होगा और क्योरिटी रेट होती है वो बढ़ जाएगी, क्योर होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। तो इस प्रकार से तो हमने CIN फर्स्ट सेकंड थर्ड का ट्रीट कर दिया। लेकिन यदि इससे भी काम नहीं चलता है तो फिर क्या करना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती। और सर्जरी के अंदर क्या करते हैं, कॉनाइजेशन एक कॉन शेप सर्विक्स पार्ट को रिमूव कर देते हैं, जहां पे ट्यूमर का फॉर्मेशन हुआ है, मेलिग्नेंसी की कार्सिनोमा की कंडीशंस आई है, उस पूरे पार्ट को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, कॉन शेप का जो सर्विक्स का पार्ट होता है, इसको बाहर निकालने वाली सर्जरी कॉनाइजेशन होता है। और नेक्स्ट सर्जरी होती है जिसको स्टेक्टोमी बोला जाता है। स्टेक्टोमी के अंदर यदि सराउंडिंग ऑर्गन प्रभावित हो जाते हैं, जैसे यूट्रस है, वेजाइना है, तो यहाँ पे यूट्रस को भी हम निकाल देते हैं, पूरे यूट्रस को भी क्या कर देते हैं, अफेक्टेड पार्ट को रिमूव कर देते हैं। और ये रिमूव कब करना पड़ता है, जब बार बार रिकरेंट CIN होता है, यानी कि सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेशिया बार बार होता है, तो ये कंडीशन करनी पड़ती है। जो सस्पेक्टेड इन द एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है, जो 10 से 20% होने के चांस थे, ये इंडिकेट करवाएगा। और जब सस्पेक्टेड एडिनोकार्सिनोमा होगा तो क्या देखने को मिलेगा, एसोसिएटेड पेल्विक पैथोलॉजी लाइक प्रोलेप्स एंड फाइब्रोसिस यूट्रस। क्या सस्पेक्टेड एडिनोकार्सिनोमा होगा तो ये कंडीशन यूट्रस के अंदर फाइब्रोड यूट्रस लेके आएगा। और इसके अलावा यूट्रस का कई बार प्रोलेप्स हो जाता है, यानी कि पर्टिकुलर पार्ट से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इस कंडीशन में पूरे यूट्रस को क्या कर देते हैं, हम रिमूव कर देते हैं। इस प्रकार की सर्जरी यूज करवाते हैं। तो ये सर्जरी इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा और सर्जरी भी इन्वॉल्व होती हैं, जैसे किसी पार्ट को आगे से और पीछे से रिमूव करने वाली सर्जरी को बोलते हैं। तो इससे पहले हम नर्सिंग मैनेजमेंट देते हैं कि किसी पर्सन के स्टेक्टोमी किया है तो क्या नर्स क्या करती है, हमेशा वाइटल साइंस को मॉनिटर करती है। कई बार क्या होता है कि सर्जरी करने के बाद में एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है, BP वगैरह कम हो जाती है, तो उनको मेजर करने में सहायक होती है। इसके अलावा प्रोवाइड एंटी एम्बोलिक स्टोकिंग यूज करवाते हैं। एंटी एम्बोलिक स्टोकिंग, कई बार क्या होता है कि एम्बोलिस का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इस प्रकार के स्पेशल टाइप के स्टोकिंग आते हैं जिससे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है लंबे समय तक स्टे होने के कारण बेड के ऊपर। इसके अलावा असेस साइड ऑफ इंसिजन फॉर इन्फेक्शन, जहां से सर्जरी की है वहां पे इंसिजन बनाया है, उस इंसिजन को हम चेक करेंगे, असेस करेंगे कि वहां पे इन्फेक्शन तो नहीं हो गया उसके। नेक्स्ट वन ये इंपॉर्टेंट है कि मॉनिटर वेजाइनल ब्लीडिंग फॉलोइंग स्टेक्टोमी, कि स्टेक्टोमी करने के बाद में वेजाइनल ब्लीडिंग के चांस रहेंगे। और यदि मोर देन 1 सैचुरेटेड पेड पर आवर, 1 सैचुरेटेड पेड पर आवर में यदि वो क्या हो रहा है, वेट हो रहा है, और ये इंडिकेट करवाता है कि वेजाइना से क्या हो गया, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गया, तो वहां पे नर्स की प्रायोरिटी क्या बनने वाली है, वो ये बनने वाली है, इन्फॉर्म द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, डॉक्टर को इन्फॉर्म किया जाएगा, क्योंकि एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण पर्सन शॉक में जा सकता है। तो ये नर्स की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर एक सर्जरी और की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, पेल्विक एक्सट्रैक्शन। पेल्विक के ऑर्गन को निकालना, पेल्विक के अफेक्टेड ऑर्गन को निकालने की सर्जरी होती है। रिमूव द मेटास्टेसिस पार्ट, जिस पार्ट में ट्यूमर का मेटास्टेसिस हो गया उस सारे पार्ट को निकालने वाली सर्जरी पेल्विक एक्सट्रैक्शन। देखो इसमें हम आगे वाले एंटीरियर पार्ट को रिमूव कर रहे हैं, जिसमें यूट्रस है, फेलोपियन ट्यूब है, वेजाइना, ओवरी, ब्लैडर, यूरिथ्रा, ये सारे आगे के पार्ट जिसको हम रिमूव कर रहे हैं सर्जरी में, क्योंकि इन ऑर्गन में ट्यूमर क्या हो गई, स्प्रेड हो गई, मेटास्टेसिस हो गया है। इसके अलावा यदि पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर में क्या आ रही है, सर्विक्स, रेक्टम, एनस और असेंडिंग कॉलन, ये पीछे वाले पार्ट हैं। तो पोस्टीरियर वाले पार्ट्स को रिमूव करने वाली सर्जरी हो गई। और लास्ट वन है टोटल, जिसमें हम दोनों कर सकते हैं, इंटीरियर वाले पार्ट्स को और पोस्टीरियर दोनों पार्ट्स को रिमूव करना, ये सर्जरी होती है। ठीक है, तो ये 3 टाइप की सर्जरी होती हैं। इसके अलावा आगे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वो ये बनते हैं, वैक्सीन। ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन है, जिनको ह्यूमन पेप्लियोमा वैक्सीन बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, ह्यूमन पेप्लियोमा वैक्सीन। ह्यूमन पेप्लियोमा वैक्सीन को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाता है। ये जो वैक्सीन है इनका पहला एग्जाम्पल है गार्डासिल वैक्सीन है। ये HPV की वैक्सीन आती है स्टूडेंट, और ये क्वाड्रीवेलेंट होती है। ये क्वाड्रीवेलेंट होती है जिसमें सब टाइप होते हैं ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस के। वो कौन से, 6, 11, 16 और 18, ये सब टाइप, 4 सब टाइप होते हैं ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस के। ये 0, 2 और 6 मंथ में दी जाती है। 3 डोज होती हैं, 0 to 6 मंथ। कितनी डोज देते हैं, 0.5 ml। कौन से रूट से देते हैं, IM रूट से दिया जाता है। इसका ड्यूरेशन 5 साल तक होता है। इसका ड्यूरेशन 5 साल का होता है। 5 साल तक इफेक्टिव होती है स्टूडेंट, 5 साल तक इफेक्टिव होती है। तो पहली वैक्सीन गार्डासिल क्वाड्रीवेलेंट में आती है, 6, 11, 16, 18 सब टाइप को ट्रीट करती है। 0 to 6 मंथ में देते हैं। 0.5 ml इसकी डोज आती है। IM देते हैं, 5 साल तक का ड्यूरेशन होता है। और एक और आती है जिसको बोलते हैं सर्वारिक्स। ये बाईवेलेंट आती है स्टूडेंट, ये बाईवेलेंट आती है। इसके अंदर 16 और 18 सब टाइप होते हैं HPV के। ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस के 16 और 18 टाइप होते हैं। और ये भी 0.5 ml IM 5 साल का ड्यूरेशन देती है, ठीक है। लेकिन इसका कंपोजिशन है वो थोड़ा अलग है। ये बाईवेलेंट है, ये ट्राईवेलेंट है। 2 वैक्सीन आती हैं ह्यूमन पेप्लियोमा वैक्सीन, जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इसको काउंट नहीं किया गया स्टूडेंट। तो ये कंडीशन थी सर्वाइकल कैंसर, जो यहाँ कंप्लीट हो गई है। हमने आज इसके से रिलेटेड साइन सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट की बात की है। और जितनी भी क्वेश्चन से या एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे हमने यहाँ पे रिलेटेड किए हैं, सारे हमने डिस्कशन किए हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। इतने टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।